हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। हम समझ रहे हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है क्लीनर प्रौद्योगिकी या जिसे अधिक साफ प्रौद्योगिकी भी कहा जा सकता है। आज की क्लास में हम इसका चौथा और अंतिम भाग समझने वाले हैं। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से समझने वाले हैं जीवन चक्र समीक्षा को, यानी कि किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र में अलग अलग स्टेज कौन कौन से होते हैं। जैसे कि किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, तो कच्चे माल को कैसे निकाला गया है, कच्चे मालों को औद्योगिक इकाइयों तक किस प्रकार से लाया गया है, किस तरीके से परिवहित किया गया है, उद्योगों में उस कच्चे माल से फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाया गया है, इस फाइनल प्रोडक्ट इस फाइनल उत्पाद को कैसे बाजारों तक उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया है। तो इस जीवन चक्र समीक्षा द्वारा हम हर स्टेज को समझकर ये चीज को बना सकते हैं कि कैसे हम हर स्टेज में पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ताकि अपना उत्पाद पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा ना करे बल्कि एक ग्रीन उत्पाद के तौर पर हमारे सामने आ सके। तो आज की क्लास में हमें मुख्य रूप से जीवन चक्र समीक्षा को समझना है। तो जीवन चक्र समीक्षा या फिर जीवन चक्र विश्लेषण क्या है। कई उद्योगों ने हरे या फिर ग्रीन पदार्थों को प्रदान करने के लिए साफ सुथरी तकनीकी प्रक्रियाओं या फिर क्लीनर तकनीकों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। बहुत सारे उद्योगों ने, बहुत सारे उत्पादकों ने उपभोक्ताओं को ग्रीन पदार्थ या हरे पदार्थ प्रदान करने के लिए बहुत सारी साफ सुथरी टेक्नोलॉजी या क्लीनर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ये ग्रीन पदार्थ क्या होते हैं? हरे पदार्थ उन्हें कहा जाता है जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रक्रियाओं से बनाया गया है जो कि पर्यावरण प्रदूषण न के बराबर या बहुत ही कम करे, उन पदार्थों को बोला जाता है ग्रीन पदार्थ या हरे पदार्थ। तो जीवन चक्र समीक्षा, जिसे एलसीए बोला जाता है, ये बचपन से लेकर कब्र तक का औद्योगिक निर्माण व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का एक तरीका है कि कोई भी उत्पाद कैसे बना है, मतलब उसका बचपन कैसा रहा है और उस उत्पाद को कैसे फाइनली पर्यावरण में निपटान कर दिया गया है, कैसे वो उत्पाद पूरा प्रयोग करने के बाद वापस पर्यावरण में चला गया है। इस पूरी कहानी को देखना, इस पूरी कहानी की समीक्षा करना क्या कहलाता है? जीवन चक्र समीक्षा। यह पदार्थ के जीवन चक्र के सब चरणों को समग्र रूप से देखता है। तो कोई भी पदार्थ कच्चे माल से लेकर पर्यावरण में वापस कैसे निपटान कर दिया गया है, इस सारे स्टेज को देखता है ये जीवन चक्र समीक्षा। उदाहरण के तौर पर कच्ची सामग्री को निकाला जाता है, इस कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहित किया जाता है, उत्पादन के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, काम में न आने वाले पदार्थ का निपटारा किया जाता है। ये सारे चरण किसके अंतर्गत आते हैं? जीवन चक्र समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसे कहीं ना कहीं जीवन आवर्तन भी कहा जा सकता है। जीवन आवर्तन का अर्थ है किसी पदार्थ के जीवन काल की मुख्य गतिविधियों की ओर इशारा, जिसमें कच्ची सामग्री को इकट्ठा करना है, उसे आरंभ करना है, उसका निर्माण करना है, उसका प्रयोग करना है, इसका सही तरीके से संचालन करना है और इसका अंतिम निपटारा करना है। इसे कहा जाता है जीवन आवर्तन या जीवन चक्र समीक्षा। इस फोटो में, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे जीवन चक्र समीक्षा की गई है, इनपुट से लेकर आउटपुट तक। यानी कि किसी औद्योगिक इकाई में कच्चे माल और ऊर्जा को डालकर हम उत्पादन प्रक्रियाओं द्वारा सामान का उत्पादन करते हैं और इसके बदले में इस उत्पाद के साथ साथ बहुत सारे जल अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और अन्य उत्सर्जक भी निकलते हैं। इन सब चीजों की समीक्षा करना क्या कहलाता है? जीवन चक्र समीक्षा कहलाता है। जीवन चक्र समीक्षा एक व्यवस्थित विधि से की जाती है। इसके अलग अलग चरण है। एक
बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये जीवन चक्र समीक्षा की जाती है। पहला इसका चरण है लक्ष्य या मंजिल, उत्पाद या प्रक्रियाओं को परिभाषित करना। इसका पहला स्टेप जो है, इसमें हम मंजिल को देखते हैं, लक्ष्य देखते हैं। इसका लक्ष्य है कि उस उत्पाद को परिभाषित करना और उस उत्पाद को बनाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करना। फिर दूसरा चरण है सूचिका का विश्लेषण करना, निम्नलिखित की पहचान करना और उसकी गुणवत्ता जानना। अलग अलग चीजों की पहचान करना, वो किस प्रकार के क्वालिटी की है वो देखना। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत क्या है, वो ऊर्जा कैसे बन रही है, पानी हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी को हम कितना प्रदूषित कर रहे हैं किसी चीज के उत्पादन के दौरान, प्रयोग में लाई गई सामग्री किस प्रकार की है, वो कैसे पैदा हुई है, पर्यावरण में छोड़े गए पदार्थ कितनी मात्रा में है, उनकी गुणवत्ता कितनी है और पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। इन सब चीजों के सूचिका बनाना और उसकी विश्लेषण करना दूसरा चरण है। तीसरा चरण है प्रभाव की समीक्षा। सूचिका विश्लेषण में पहचान किए गए ऊर्जा के मानवीय और पर्यावरण प्रभावों की समीक्षा करना, पानी और सामग्री के प्रयोग की समीक्षा करना, इस उत्पाद बनाने के अलग अलग प्रोसेस को, अलग अलग प्रक्रियाओं के मानव पे क्या असर पड़ेंगे, अन्य जीव जंतुओं पर, वनस्पति पर और समग्र रूप से पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा, ये इसका तीसरा स्टेज है एलसीए यानी कि जीवन चक्र समीक्षा का। सही मानक निकालना, सूचिका विश्लेषण और प्रभाव की समीक्षा के निष्कर्षों का सही पदार्थ या सेवा का चयन करने के लिए मूल्यांकन करना कि अच्छा, हमने ये सूचिका बना दी है, इसका विश्लेषण कर दिया है, पर्यावरण और मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बाद हम अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं। ये है चौथा स्टेज जीवन चक्र समीक्षा का। आगे बढ़ते हैं। जीवन चक्र समीक्षा के संचालन के लाभ क्या है? ये जीवन चक्र समीक्षा जो हम करते हैं उससे हमें क्या फायदा होगा? ये निर्णायकों को उन पदार्थों या प्रक्रियाओं का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। अब इस जीवन चक्र समीक्षा से हम उत्पाद के बचपन से लेकर उसके खात्मे तक सारे प्रोसेस को अच्छी तरीके से देखते हैं, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो जो निर्णायक लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, जो अधिकारी गण है, जो उत्पादक है या जो उपभोक्ता है, ये सब सामूहिक रूप से ये देख सकते हैं कि कैसे अपने उत्पाद का पर्यावरण पर नुकसान पड़ता है और कितना नुकसान पड़ता है, ताकि हम पर्यावरण पे प्रभाव को कम कर सके। एलसीए के आंकड़े यानी कि जीवन चक्र समीक्षा के आंकड़े एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक हुए पर्यावरणीय प्रभावों के स्थानांतरण की पहचान भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर गैस के प्रदूषकों की रासायनिक धुलाई के माध्यम से वायु के प्रदूषकों का समापन और प्रदूषकों के धातु रूप का निपटारा। कुल मिलाकर हम जीवन चक्र समीक्षा के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं और किसी भी चीज का रीयूज कैसे करना है, रिसाइकल कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है, ये सारी चीजें समझ सकते हैं। भौतिक उपभोग के मानवीय और पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा भी कर सकते हैं कि किसी भी चीज का भौतिक उपभोग हम बढ़ा दें, बिना सोचे समझे हम चीजों का उपभोग बहुत ज्यादा कर दे तो उसकी वजह से पर्यावरण और मानव पर क्या असर पड़ सकता है। ये जीवन चक्र समीक्षा करने का सबसे आधारभूत लक्ष्य है। देखते हैं पर्यावरण पहचान की संकल्पना, जिसे हम इको लेबलिंग बोल सकते हैं। पर्यावरण पहचान मतलब हम बाजार से कोई भी उत्पाद जो खरीद रहे हैं उस पर लिखा हो कि इस उत्पाद की वजह से पर्यावरण को क्या-क्या नुकसान हो रहा है या इस उत्पाद से बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है। तो अपने उत्पाद पर ही उस प्रकार की लेबलिंग लगी हो, उस प्रकार का कोई पहचान का मार्क लगा हो, ताकि उपभोक्ता सोच समझकर उस पदार्थ को खरीद सके। और यदि उपभोक्ता ऐसे चीजों को ज्यादा खरीद रहे हैं जो कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जो उत्पादक है वो ये सोचेंगे कि अब उपभोक्ता पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को ज्यादा खरीद रहे हैं, तो हमें ऐसी चीजों का उत्पादन ज्यादा करना है जो कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। तो कुल मिलाकर अपना पर्यावरण प्रदूषण
कम हो जाएगा। अधिक दीर्घोपयोगी प्रक्रियाओं द्वारा संसाधनों का निष्कर्षण एवं पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक पदार्थों का अंकन उपभोक्ताओं को सही खरीद करने में सहायक होता है। तो यदि हम उत्पाद पर ऐसा कोई अंक लगाए, ऐसा कोई मार्क लगाए जो ये बता सके कि इस उत्पाद को बनाने में कितना पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है, तो उपभोक्ताओं को सोच समझकर कोई भी चीज खरीदने में हेल्प मिलेगी। पदार्थों का अंकन कंपनियों के हर पदार्थ को विकसित करने में सहायक होता है, जिससे उपभोक्ताओं को सही पदार्थों का चयन करने में सुविधा होती है। उपभोक्ता सोच समझकर किसी भी चीज का चुनाव कर सकते हैं। इसे ही बोला जाता है इको लेबलिंग या पर्यावरणीय अंकन। तो इसके उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना और उपभोक्ताओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों से अवगत करना। इसका पहला उद्देश्य है, पहला लक्ष्य है कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, साथ ही उपभोक्ताओं को इन चीजों से अवगत कराना, एक तरीके से उनको जागरूक करना पर्यावरण संबंधी समस्याओं से कि कैसे औद्योगिकरण की वजह से और उत्पादों की वजह से अपने पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आगामी पीढ़ियों के लिए नवीनीकृत होने वाले संसाधनों के कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। यदि उपभोक्ता पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, संवेदनशील होंगे, तो वो ऐसे उत्पादों को ज्यादा खरीदेंगे जो कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हो। तो अगर उपभोक्ता ऐसी चीजों को ज्यादा खरीदेंगे तो उत्पादक भी ऐसी चीजों का निर्माण ज्यादा करेंगे जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। तो एक तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, अपनी ऊर्जा बहुत ज्यादा बचेगी और भावी पीढ़ी के लिए भी हम पर्यावरण को स्वच्छ करके रख पाएंगे। संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन के कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहन मिलेगा। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस इको लेबलिंग के माध्यम से उपभोक्ता जागरूक होंगे और उत्पादक ऐसी चीजों का निर्माण करेंगे जो कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो करते हो, तो उद्योग जो ये जीवाश्म ईंधन ज्यादा उपयोग कर रहे हैं वो भी इनका कुशल तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे। पर्यावरण व्यवस्था और प्रजाति विविधता के संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदूषण से बचाव के उद्देश्य से रसायनों के सही प्रबंधन को प्रोत्साहन मिलेगा। हम रसायनों का प्रयोग भी सोच समझकर और कुशल तरीके से कर पाएंगे यदि हम इको लेबलिंग करते हैं। तो देखते हैं भारत में किस तरीके से इको लेबलिंग होती है। भारत सरकार की पर्यावरणीय अंकन की योजना अधिक साफ सुथरी निर्माण प्रथाओं को समर्थित करती है। तो भारत सरकार ने भी इको लेबलिंग को प्रोत्साहित किया है ताकि हम पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचा सके। पदार्थों को इको अंकन के लेबल प्रदान करने के मापदंड में अधिक साफ सुथरी निर्माण प्रक्रियाओं पर जोर दिया जा रहा है। तो भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम अपनी निर्माण प्रक्रियाओं को और ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा क्लीनर बना सके ताकि उपभोक्ताओं को ऐसी चीजें मिले जो कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, पर्यावरण प्रदूषण कम कर सके। आगे देखते हैं। फिलहाल ये योजना आम घरों और कुछ उपभोक्ताओं के लिए निर्मित पदार्थों तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि इको लेबलिंग हर उत्पाद पर आ गई है। अभी धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और अभी वर्तमान में कुछ सामानों तक ही ये सीमित है। इनमें कुछ पर्यावरणीय मापदंड एवं भारतीय स्तर के अनुरूप कुछ अपेक्षाएं शामिल है। इस लेबल को भारत में इको मार्क का नाम दिया गया है। तो इस इको लेबलिंग को भारत में इको मार्क दिया है। तो यदि किसी उत्पाद पे आप इको मार्क देखो तो आप समझ जाना कि इको लेबलिंग है और ये पर्यावरण को क्या क्या नुकसान पहुंचा रही है वो इस पे लिखा होगा। और इको मार्क जिस पर दिख जाए जनरली वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उत्पाद होगा। कुछ ऐसे पदार्थ जिनके लिए इस मापदंड के मुताबिक अधिसूचना जारी की गई है वे निम्नलिखित है। कुछ उत्पादों के लिए सरकार के माध्यम से कुछ अधिसूचना जारी की गई है कि हां इनको इको लेबलिंग करना जरूरी है। जैसे कि टॉयलेट सोप है, नहाने का साबुन है, जैसे कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट है, कागज है, वास्तुकालिक केंद्र है, आर्किटेक्चरल पॉइंट्स है, लॉन्ड्री के साबुन है, आदि सामानों पर सरकार के माध्यम से इको लेबलिंग के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
ये जो इको लेबल है भारत में, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रमाणित है। ये जो इको मार्क है, इको लेबल है, ये भारत में कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है? ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाता है। और इसका प्रतीक एक मिट्टी का घड़ा है। इसका इको लेबल का प्रतीक जो है वो एक मिट्टी का घड़ा है, और मिट्टी का घड़ा इस बात का सूचक है कि यह पदार्थ किसी भी तरह से पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। तो इस मिट्टी के घड़े से, जो कि इको मार्क है, इको लेबल है, हमें यह पता चलता है कि ये जो पदार्थ है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जीवन चक्र समीक्षा और इको लेबलिंग को समझा, और भारत में किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, और सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कैसे इस इको मार्क, इको लेबल को प्रमाणित करता है। तो आपको करना क्या है? चूंकि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो पूरे चैप्टर को एक बार पूरी तरीके से रिवाइज करना है, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में चीजें बनी रहे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।